हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। तो हमने दो कोड ऑलरेडी खत्म कर लिए हैं, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एंड कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो ये तो हमने खत्म कर लिया। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड कोड, जो 4 न्यू लेबर लॉ कोड से बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको तो मिस करने की सोचना भी मत, है ना। क्योंकि उससे क्या है ना कहीं आप क्वेश्चन या तो डायरेक्टली लगा पाओगे या तो आपको एलिमिनेशन मेथड में बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है OSH कोड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या चीजें हैं इसमें। तो बेसिकली ये हेल्थ और सेफ्टी से डील करती है, और इसमें टोटल है आपके 14 चैप्टर्स। देयर आर 40। और ये जो बेसिक डेटा है ना बेटा, फैक्चुअल है थोड़ा सा, पर याद रख पाओ तो रखना, ठीक है। तो 14 चैप्टर्स हैं इसमें, 143 सेक्शंस हैं, और इसके अलावा 3 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। तो दिस इज द होल सोल बाइफर्केशन ऑफ दिस पर्टिकुलर कोड। हम पढ़ने वाले हैं इसका समरी, लेकिन वो समरी सिर्फ ऐसा ऊपर ऊपर से वाली समरी नहीं होगी, बल्कि जो जो भी डिटेल उसमें मेंशन किया गया है वो उसमें इंक्लूडेड होगा, ठीक है। तो चलिए, ये जो एक्ट है बेटा, इसमें 13 एक्ट को इनकॉर्पोरेट किया गया है। देयर आर 13 लेजिस्लेशंस। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कितने लेजिस्लेशंस इसमें इनकॉर्पोरेट हुए हैं। तो देयर आर 13 लेजिस्लेशन जो कि इसमें इनकॉर्पोरेट हुए हैं, ठीक है। फैक्ट्रीज एक्ट, प्लांटेशन लेबर एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन, ये सब जितने हैं ना, वर्किंग जर्नलिस्ट, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर, जितने भी हैं ये सब इसमें इनकॉर्पोरेटेड है, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो आई विल गिव यू अ लिस्ट कौन कौन से एक्ट इसमें इनकॉर्पोरेटेड है, मैं पोस्ट कर दूंगी, बट आप मुझे बताएंगे तब, बिकॉज आप बताएंगे तब तो मुझे पता चलेगा ना बेटा। चलिए तो शुरू करें। सबसे पहले आते हैं इसके हाइलाइट्स पे कि क्या क्या चीजें हैं जो इसमें डील करनी है हमें, या क्या क्या चीजें जो हम पढ़ रहे हैं इसमें। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो पहला ये है कि इसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया गया है। मतलब इस कोड के अंदर अगर किसी को रजिस्ट्रेशन कराना है तो बहुत सिंप्लीफाई कर दिया गया है, ठीक है। कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इस्टेब्लिशमेंट जहां पे 10 या ज्यादा एम्प्लॉय होंगे, मतलब 10 और मोर एम्प्लॉयज होंगे, वहां पे क्या है कि वो रजिस्टर हो जाएगा वाया रजिस्टरिंग ऑफिसर, ठीक है। रजिस्टरिंग ऑफिसर होंगे, और वो रजिस्टरिंग ऑफिसर क्या करेंगे ना, इसको रजिस्टर कर देंगे। पता है बेटा, लेजिस्लेशंस बहुत बड़े होते हैं। मतलब लेजिस्लेशन जैसे मैं आपको समझा रही हूँ ना, वैसे लेजिस्लेशन नहीं है। जब आप ओरिजिनल डेटा पढ़ोगे तो चक्कर आएंगे, ठीक है। पर क्या है कि इसको बहुत सिंप्लीफाई करके आप तक पहुंचाना काम है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस पर ध्यान नहीं दो, कि ये तो बहुत आसान सी चीज है। नहीं, जब आप ध्यान दोगे ना, तब आपको पता लगेगा कि जो भी प्रीवियस ईयर है, जब उठा के देखोगे ना, तो यू विल बी फील लाइक अरे ये सब तो हमने पढ़ रखा है, ठीक है। तो चलिए, रजिस्ट्रेशन समझ में आ गया। 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉय जो कि रजिस्टरिंग ऑफिसर उनको रजिस्टर कराएगा, ठीक है। और रजिस्टरिंग ऑफिसर को कौन अपॉइंट करेगा, तो इसको करेंगे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है। नोट्स बेटा ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि आपको चैनल डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ठीक है। वहां से आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही खत्म होगा, जैसे कि हमारा कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन खत्म हुआ तो हमने उसको अपलोड कर दिया, उसी तरीके से ये खत्म होगा, ये भी, इसका भी नोट्स अपलोड हो जाएगा। लेकिन इसको लेक्चर के साथ ही पढ़िएगा, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, ठीक है। चलिए, तो रजिस्टरिंग ऑफिसर है हमारे, ठीक है, जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जिनको अपॉइंट करती है। अब इसमें इस एक्ट में क्या है कि जो डेली लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ डेली आवर्स है, डेली वर्किंग आवर्स है, इसको फिक्स कर दिया गया है 8 आवर्स पे, ठीक है। ये देखते हुए कि भाई लोगों की कितनी एफिशिएंसी है, कितना वो काम कर सकते हैं, इसको फिक्स कर दिया गया है 8 घंटे प्रति दिन पे, ठीक है। फिर कहा गया है कि अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो बहुत जरूरी है। अपॉइंटमेंट लेटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और अपॉइंटमेंट लेटर तो होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है ना कि काम करवाते रहते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर होता ही नहीं है। तो कहाँ से हम एक्सपीरियंस कैलकुलेट कर पाएंगे, कहाँ से हमको पता चलेगा कि भाई ऐसा ऐसा भी कुछ है। तो अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो चीज यहाँ पे कही जा रही है, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है कि जो कोर एक्टिविटी है किसी भी एस्टैब्लिशमेंट की, जो कोर एक्टिविटी है, ठीक है, जो मतलब देखो, एक होता है ऊपर ऊपर के काम होते हैं, और एक होता है कि जो जिस कारण से वो एस्टैब्लिशमेंट बनी है। तो कोर एक्टिविटी में कॉन्ट्रैक्ट लेबर प्रोहिबिटेड है, ठीक है। ये कुछ नया है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो है वो क्या है, प्रोहिबिटेड है, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ, कॉन्ट्रैक्ट लेबर प्रोहिबिटेड है। अब प्रोहिबिटेड है तो क्या हमेशा ही प्रोहिबिटेड है, मतलब कोई ऐसा उपाय नहीं है। तो लॉ में बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हैं, तो यहाँ पे भी 3 एक्सेप्शन ऐसे दिए गए हैं, ठीक है। तो एक्सेप्ट, अब एक्सेप्ट में 3 एक्सेप्शन दिए हुए हैं। चलिए जानते हैं कौन कौन से एक्सेप्शन है। तो पहला एक्सेप्शन ये कहता है कि जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, ठीक है, उस जो यूनिट है उसकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है बेटा, वो नॉर्मल फंक्शनिंग ही कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा की जा रही है, ठीक है। नॉर्मल फंक्शनिंग थ्रू कॉन्ट्रैक्टर, मतलब हमने वो काम क्या है, कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया है नॉर्मल फंक्शनिंग का। तो फिर वहां पर क्या है कि आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है वहां पे काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि कहा जा रहा है कि जो काम है उसमें फुल टाइम वर्कर नहीं चाहिए। फुल टाइम वर्कर जो है उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इसमें पार्ट टाइम वर्कर ही चाहिए, फुल टाइम वर्कर की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, ठीक है। या फिर कहा जा रहा है कि सडन इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ वर्क,
सडन इंक्रीज इन वर्क, अचानक से सीजन आया और सडन इंक्रीज इन वर्क हो गया, जो कि जितना वर्क पूरे साल नहीं रहता है, तो हम रेगुलर एम्प्लॉय को हायर नहीं कर सकते हैं, तो वैसे केस में भी क्या किया जाएगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर को हायर कर सकते हैं। अदरवाइज जो कोर एस्टेब्लिशमेंट है, जो कोर फंक्शंस है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट लेबर का जो है प्रोहिबिटेड है। ठीक है, तो ये हो गया, ये आपके जो हाईलाइट्स है उसमें से हो गए। इसके अलावा और क्या चीजें हैं बेटा, तो है कि इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे जो थोड़े कम डेवलप्ड स्टेट्स हैं, वहां से क्या है कि जो थोड़ा ज्यादा डेवलप्ड स्टेट्स की तरफ लोग माइग्रेट करते हैं काम करने के लिए, तो जो इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स हैं, है, अभी जब सबसे कोविड आया तब से आपने सुना भी होगा, बहुत सारे स्कीम्स आ रहे थे, ठीक है, कि जो इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स है उनको वो बेनिफिट वहां भी मिलेगा, मतलब राशन का बेनिफिट है तो वो वहां भी, जहां पे वो काम कर रहे हैं वहां भी मिलेगा। तो इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनको भी बेनिफिट देने की, उनको भी बेनिफिट्स के अंदर लाने की बात की गई है कि अगर मे भी आप अपने शहर में नहीं है, अपने राज्य में नहीं है, लेकिन फिर भी आप जहां भी काम कर रहे हैं वहां पे आपको जो प्रॉपर फंड से जो भी पैसे जो आपको डेस्टिनेशन स्टेट में, मतलब जो आपके इनिशियल स्टेट में मिलने चाहिए थे, वो सारी चीजें आपको वहां भी प्रोवाइड कराई जाए। तो इसके बारे में भी यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, उसके बाद कहा गया है फ्री हेल्थ चेकअप्स, फ्री हेल्थ चेकअप्स की बात भी की गई है। तो क्या है भाई ये, तो फ्री हेल्थ चेकअप्स है, किसके लिए है, तो जो लोग 45 एज में है, 45 ईयर्स के एज में है, ठीक है, उनकी एज जो है वो 45 ईयर्स है, और वो किसी हजार्डस नेचर ऑफ इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है, दे आर वर्किंग इन सम हजार्डस नेचर ऑफ इंडस्ट्री। तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, मतलब उनकी जो इम्यूनिटी है, ठीक है, उनकी जो डिजीज रेजिस्टेंस पावर है वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो 45 के एज के बाद उनको क्या है कि फ्री हेल्थ चेकअप्स जो है वो हर एक टाइम इंटरवल पे देना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि जो एनुअल लीव ओवर है बेटा, जो एनुअल पेड लीव्स है आपकी, ठीक है, पेड लीव्स है, उसको लिमिट किया गया है 30 तक। ठीक है, 30 आपकी पेड लीव होनी चाहिए, लेकिन जो इनकैशमेंट है, ठीक है, मान लिया आपने ओवर टाइम किया या जो भी इनकैशमेंट है वो 30 से ज्यादा हो सकती है। ठीक है, ठीक है, कि 30 से ज्यादा भी हो सकती है इनकैशमेंट। ठीक है, डिपेंड करता है। चलिए, अब कहा जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति है जो इसके प्रोविजंस को नहीं फॉलो करता है तो उसके लिए पेनाल्टी है, जो कि 2 से 3 लाख रुपीस है, 2 लाख से 3 लाख रुपीस की पेनाल्टी की भी बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, तो ये आपके हाईलाइट्स हो गए, मतलब ऊपर ऊपर से मोटा मोटी चीजें हो गई। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो चलिए जानते हैं इसका डिटेल क्या है। तो सबसे पहले आते हैं इसके एप्लीकेबिलिटी में। क्या है एप्लीकेबिलिटी, चलिए देखते हैं। तो हमारा जो एप्लीकेबिलिटी है ये है कि भाई ये कोड तो आ गया है, लेकिन जब भी ऑफिशियल गजट में इसको नोटिफाई किया जाएगा तब ये एक्ट बन जाएगा। ठीक है, और ये एक्ट जो है वो सब में, मतलब लगभग सब में अप्लाई होगा। ये एक्ट हो सकता है कि आप एक साथ लागू हो जाए, हो सकता है पार्ट बाय पार्ट लागू हो, दैट डिपेंड्स एंटायरली ऑन द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन पे डिपेंड करता है। इसके अलावा ये जो कोड है किस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं, और जो शिप ऑफ वॉर, ठीक है, जो शिप ऑफ वॉर कोई है जो दूसरे नेशनैलिटी का है, तो वहां पे ये सारी चीजें जो है वो अप्लाई नहीं होती, क्योंकि ये इनके पास ऑलरेडी अलग टर्म्स एंड कंडीशन है, जो उनके कोड, मतलब जो उनका रूल रेगुलेशन है उसमें लिखा है, तो ये जो है वो पूरी बिल्कुल प्राइमा फेसली वहां पे अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए, अब आते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है, तो चलिए जानते हैं रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है। तो कहा जा रहा है कि रजिस्टर, जैसे ही ये कोड आया उसके 60 डेज के अंदर आपको क्या है कि रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन डालना है रजिस्ट्रेशन के लिए इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, कैसे डालना है, इलेक्ट्रॉनिकली आपको एप्लीकेशन डालना है। पता है मौसम बदल रहा है ना, तो जुकाम हो गई है, थोड़ा सा लग रहा है ऐसा। ठीक है, तो 60 डेज के अंदर इलेक्ट्रॉनिकली आपको ये एप्लीकेशन डालना है। ठीक है, और उसके बाद जो रजिस्ट्रिंग ऑफिसर है, जो कि जिनको कि हमने शुरू में पढ़ा था, यहाँ पे देखिए कि रजिस्ट्रिंग ऑफिसर है, कहीं पे, कहाँ पर है भाई, तो रजिस्ट्रिंग ऑफिसर है जिनको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, वो इनको क्या करेंगे कि रजिस्टर कर लेंगे। ठीक है, तो ये पहला तो ये हो गया। अगर कोई चेंज होता है बेटा, अगर कोई चेंज होता है, किस चीज में चेंज होता है, ओनरशिप में, ठीक है, कोई भी चेंज होता है इन द ओनरशिप या फिर मैनेजमेंट में, तो इफ देयर इज अ चेंज इन द ओनरशिप और मैनेजमेंट, तो उस केस में क्या किया जाएगा, ये चीज बताया जाएगा रजिस्ट्रिंग ऑफिसर को। किसको बताया जाएगा बेटा, तो रजिस्ट्रिंग ऑफिसर को बताया जाएगा। रजिस्ट्रिंग ऑफिसर को बताया जाएगा, कितने दिनों के अंदर बताया जाएगा, तो विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर उनको ये बताया जाएगा। मेल कर दीजिए, इलेक्ट्रॉनिकली आप भेज सकते हैं। जो चीजें पहले मैनुअली थी ना बेटा, बाया पोस्ट और समथिंग, अब वो इलेक्ट्रॉनिक हो चुकी है। ठीक है, तो ये चीज उनको बताया जाएगा।
ठीक है। और उसके बाद अगर क्लोजर है, ठीक है, मान लेते हैं कि क्लोजर है, आपने जो है एस्टैब्लिशमेंट को क्लोज कर रहे हैं, तो वो भी आपको जैसे ही आपने ये डिसाइड किया है वैसे ही आपको 30 डेज के अंदर आपको ये रजिस्ट्रिंग ऑफिसर को ये इंटीमेट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर वो चेक करेंगे कि भाई प्रॉपर्ली सारी चीजें हुई कि नहीं, सबको पैसे वैसे मिले कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कि सबका पैसा एक एक 2-2 महीने का सैलरी लेके रफू चक्कर हो गए वो, ठीक है। और ये करने के बाद इनका जो रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक बार दिया है तो जब आप क्लोजर करोगे तो रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल भी तो होगा, ऐसा थोड़ा है कि रजिस्ट्रेशन चलता ही रहेगा। तो 60 डेज के अंदर वो पहले तो ये देख लेंगे कि भाई सारी चीजें ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही है, और उसके बाद 60 डेज के अंदर वो क्या करेंगे कि कैंसिल कर देंगे, रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देंगे, मतलब आपकी अब लायबिलिटी वहां पे खत्म हो गई है, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको ये चीज प्रॉपरली समझ में आ गई होगी। चलिए, हाँ, कोई भी ऐसा एस्टैब्लिशमेंट जो कि रजिस्टर्ड नहीं है तो वो जो है वो एम्प्लॉयज को हायर नहीं कर सकता है, ठीक है, ये भी बात यहाँ पे कही गई है। चलिए, अब आते हैं ड्यूटीज। क्या है कि कुछ ड्यूटीज है जो कि एम्प्लॉयर की भी है और एम्प्लॉय की भी है, तो एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एम्प्लॉयर की ड्यूटी, क्योंकि एम्प्लॉयर की ड्यूटी बहुत मायने रखती है ना, एक डोमिनेंट पोजीशन पे होल्ड करता है एम्प्लॉयर, तो उसकी ड्यूटी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होती है। तो पहली ड्यूटी क्या है कि उसको ये इंश्योर करना है कि ये जो हमारा वर्क प्लेस है, जो भी वर्क प्लेस है जहाँ पे काम कर रहे हैं, वो फ्री फ्रॉम हजार्ड्स है, ठीक है, मतलब वहां पे कोई भी ऐसा नुकसान नहीं है, ठीक है, फ्री फ्रॉम हजार्ड्स, हजार्ड से बिल्कुल फ्री है, ठीक है, और या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि इंजुरी हो सकती है, तो ये चीज है। उसके बाद दूसरी चीज ये है कि आप कंप्लाई कर रहे हैं, कंप्लाई, ठीक है, विद द रेगुलेशंस ऑफ द कोड, ठीक है, जो इस कोड में जो भी रूल्स रेगुलेशंस दिए हुए हैं उससे आप कंप्लाई कर रहे हैं, उसके ऑपोजिट नहीं जा रहे हैं आप, ये चीज भी आपको इंश्योर करनी पड़ेगी। बीइंग एन एम्प्लॉयर, एक एम्प्लॉयर होने के नाते आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा क्या कहा जा रहा है कि वर्किंग एनवायरमेंट जो है वो सेफ होना चाहिए, रिस्क फ्री होना चाहिए, तो सेफ और रिस्क फ्री होना चाहिए, ठीक है, सेफ और रिस्क फ्री आपका वर्किंग एनवायरमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा नजर हटी और दुर्घटना घटी, है ना, मतलब जो प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स है उसको लेना है, ठीक। इसके अलावा क्या कहा जा रहा है कि जो भी टॉक्सिक वेस्ट है, ठीक है, टॉक्सिक वेस्ट है या फिर ई वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, ठीक है, तो टॉक्सिक वेस्ट है, ई वेस्ट है, इसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, क्योंकि ये दिस आर वेरी हार्मफुल, राइट। तो कोई भी टॉक्सिक वेस्ट है तो वो हो सकता है उससे बहुत सारी बीमारियां हो जाए, तो उस चीज को देखो बेटा, ये पूरा जो कोड है ना, ये कहीं ना कहीं आपके हेल्थ, सेफ्टी, इन सबसे डील कर रहा है, ठीक है। तो आप आगे आप जितने भी प्रोविजन पढ़ेंगे वो आप अपना माइंड मेकअप कर लीजिए कि आपको यही सारे प्रोविजन पढ़ने हैं, ठीक। तो टॉक्सिक वेस्ट हो गया, ई वेस्ट का डिस्पोजल हो गया, ये चीज हो गई। अब आपको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट भी देना है, ठीक है, तो देयर शुड बी अ प्रॉपर लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, तो ये भी चीजें यहाँ पे इसकी भी यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। उसके बाद कहा गया है कि अगर आप कोई फैसिलिटी दे रहे हो, ठीक है, जैसे कि मेडिकल एग्जामिनेशन करा रहे हो, डिजीज नहीं है, ये चीज चेक करा रहे हो, तो इसके लिए आप कोई चार्ज नहीं ले सकते हो, तो नो चार्ज लेविड, इन सारी फैसिलिटीज के लिए आप कोई चार्ज नहीं ले सकते हो। ये नहीं है कि हम मेडिकल चेकअप करा रहे हैं और 500-500 रुपए सबकी सैलरी से कट गए, ऐसा नहीं करना है ना। ये सारा क्या है, ड्यूटी है एम्प्लॉयर की, क्योंकि लोग वहां उनके यहाँ काम कर रहे हैं तो ये उनको करना है, तो ही शुड मेक श्योर कि सर ये सारी चीजें कंडक्ट की जाए, लेकिन कोई चार्ज इस पे लेवी ना किया जाए, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, तो ऐसे ही मतलब ये तो हो गया इन जनरल एम्प्लॉयर की ड्यूटी। अब डॉक वर्कर्स के लिए थोड़ा सा और सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जो आपके एक्सपोर्टर इंपोर्टर है, डिजाइनर्स हैं, उनके लिए भी मतलब सब वही है, पर क्या है कि अलग अलग सेक्शन में उसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो वो हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ रहे क्योंकि वी आर रीडिंग अ समरी, और समरी के कारण क्या है कि आप समरी से आप जो बेसिक आंसर्स है वो आप आराम से लगा सकते हो, ठीक है। चलिए, अब कहा जा रहा है कि अगर कुछ मिसहैप हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी ऐसी घटना हो जाती है, तो क्या उसका नोटिस देना जरूरी है, कब देना जरूरी है, किसको देना जरूरी है, तो ये भी पढ़ लेते हैं। वैसे हमने ये पढ़ रखा है, फैक्ट्रीज एक्ट में हमने ये पढ़ा है, पर कुछ कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं ना कि आपको पढ़ना जरूरी होता है, तो उसमें से ये एक है। तो नोटिस ऑफ सर्टेन एक्सीडेंट, और मुझे पता है, आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो यही सेशन देख रहे हैं, उन्होंने फैक्ट्रीज एक्ट को पूरा जाके नहीं देखा है, बोर हो रहे थे कि अरे इतना सारा पढ़ना है, तो मतलब मैं सजेस्ट तो यही करूंगी बेटा कि आप पूरा जाके पढ़ लीजिए। पर अगर आपको नहीं पढ़ना है तो मैं आपको मतलब कैसे फोर्स तो नहीं कर सकती, तो आई विल ट्राई कि मतलब जो बेसिक जो चीजें है ना वो इसमें भी कवर हो जाए, ठीक है, ताकि अगर आप सिर्फ ये भी पढ़े तो पूरा काम तो नहीं चलेगा, पर ये भी नहीं कह सकते हो कि एकदम पूरा ही ऊपर से चला गया, ठीक है। तो चलो, नोटिस ऑफ सर्टेन एक्सीडेंट, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई डेंजरस अकरेंस हो जाता है या डिजीज हो जाती है, तो उस केस में नोटिस की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, और क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस है, ये सारे पढ़ेंगे।
तो कहा जा रहा है कि अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया है, ठीक है, कोई भी ऐसा एक्सीडेंट हो गया है जिसके कारण डेथ हो गई, ठीक है, जिसके कारण क्या हो गई, डेथ हो गई, या फिर इंजुरी हो गई, और इंजुरी जो है बहुत बहुत खतरनाक इंजुरी हो गई है, ठीक है, तो उस केस में क्या कहा जा रहा है कि 48 डेज के अंदर, 48 आवर्स, आई एम सो सॉरी, 48 डेज तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो 48 आवर्स के अंदर आपको किसको भेजना है, अथॉरिटीज को नोटिस भेजना है प्रिस्क्राइब्ड मैनर में, ठीक है, अथॉरिटीज को नोटिस भेजना है प्रिस्क्राइब्ड मैनर में, प्रिस्क्राइब्ड मैनर में आपको अथॉरिटीज को ये नोटिस जो है वो भेजना है, ठीक है, और ये प्रिस्क्राइब्ड मैनर कौन बताता है, तो ये बताते हैं हमारे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको ये चीज जो है वो क्लियर हो गई होगी, ठीक है। और उसके बाद ये जो अथॉरिटी है ना, ये जो अथॉरिटी भाई साहब है, ये क्या करेंगे, ये इसका ये करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, ठीक है, ही विल कंडक्ट एन इंक्वायरी, ठीक है, तुरंत भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम दिया गया है कितना, 2 महीने, जैसे ही इनको पता चला 2 महीने के अंदर ये इंक्वायरी करेंगे, और उसके बाद फिर ये करेंगे कि सारी चीजें प्रॉपर हो रही हैं। अगर अथॉरिटी नहीं है, मान लेते हैं कि अथॉरिटी अवेलेबल नहीं है, फिर कौन करेगा, तो अगर अथॉरिटी अवेलेबल नहीं है तो उस केस में होंगे चीफ इंस्पेक्टर, उस केस में कौन होगा, चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर जो होंगे, ठीक है, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग एन इंक्वायरी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि या तो हमारे कंसर्न अथॉरिटीज, अगर वो नहीं है तो चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, ठीक है। चलिए, अगर लगता है कि कोई डेंजरस चीजें हैं वहां पे, ठीक है, डेंजरस चीजें अवेलेबल है, ठीक है, डेंजरस अकरेंस है, ठीक है, तो उस कंडीशन में एम्प्लॉयर जो है, अगर उनको लगता है कि भाई ये जो नेचर ऑफ इंडस्ट्री है ये है ही ऐसी, मतलब यहाँ पे डेंजर हो सकता है, तो वो एम्प्लॉयर जो है वो भेजेंगे अथॉरिटी को इसके लिए नोटिस, ठीक है, कि भाई ऐसा ऐसा चीज है और हमने पूरा प्रिकॉशंस लिए हुए हैं, तो आप आकर के एक बार चेक करके हमें सर्टिफिकेट दे दीजिए, ताकि इस कारण से क्या है, एम्प्लॉयर जो है वो सेफ रहते हैं, ठीक है। चलिए, अगर कोई डिजीज हो जाता है, कोई भी डिजीज हो जाता है जो थर्ड शेड्यूल में मेंशन है, थर्ड शेड्यूल में क्या मेंशन है, लिस्ट ऑफ डिजीजेस, ठीक है, तो थर्ड शेड्यूल में जो भी डिजीजेस मेंशन है, अगर उसमें से भी कुछ हो जाता है तो भी आपको नोटिस देना पड़ेगा अथॉरिटीज को, ठीक है, आपको नोटिस देना पड़ेगा अथॉरिटीज को। चलिए, अब कहा जा रहा है कि ये जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, ठीक है, मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, वो वहां के मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास गया, और मेडिकल प्रैक्टिशनर ने देखा कि ये डिजीज जो है वो थर्ड शेड्यूल के अंडर आ रहा है, मतलब ये ऐसा डिजीज है जो कि इनको फैक्ट्री की वजह से हुआ है, तो वो उस चीज को छुपा नहीं सकते। अगर वो छुपाते हैं, अगर वो ऐसा करते हैं, तो उनको पेनाल्टी हो सकती है बेटा 10,000 तक रुपए की, ठीक है, अगर वो ऐसा छुपाते हैं तो उनको पेनाल्टी हो जाएगी कितनी की, 10,000 रुपए तक की पेनाल्टी जो है वो यहाँ पे हो सकती है। किस लिए भाई, तो आपने वो बात जो है कि ये डिजीज इस कंडीशन में हो सकती है, इसको छुपाया है, ठीक। चलिए, अब आते हैं एम्प्लॉय। अब देखो, सिर्फ एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती नहीं है, एम्प्लॉय की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो चलिए आते हैं एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी जानते हैं। तो एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है बेटा, तो पहला है कि रीजनेबल केयर, यानी कि आप कहीं पे भी अपना मतलब अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, तो जाहिर सी बात है कि रीजनेबल केयर लेना हर इंसान की, क्योंकि सब लोग एडल्ट हैं, मतलब मोस्टली आपने किसको हायर किया, एडल्ट को हायर किया, और कोई बच्चा अगर 16-17 साल का भी है तो इतना बड़ा हो चुका है कि वो ये देख सके कि हमको किस चीज से नुकसान होगा, किस चीज से फायदा होगा। देखो, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि नहीं सामने अपरेंटली दिख रही हैं तो बात अलग है, क्योंकि जैसे सीमेंट वगैरह हो गया तो वही उससे लंग्स में चोक हो रहा है, या कुछ भी ऐसा हो रहा है जो कि उसको नहीं दिख रहा है, तो बात समझ में आ रही है। लेकिन जो रीजनेबल केयर है खुद की सेफ्टी, दूसरों की सेफ्टी के लिए, कि भाई मशीन है तो उसमें आपको कुछ ऐसा नहीं करना है जिससे मशीन से चोट लग जाए, ठीक है, पास में नहीं जाना है, मशीन चल रही है तो पास में नहीं जाना है, तो ये सारी चीजें तो मुझे लगता है कि एम्प्लॉय भी उतना ही एक्सक्यूज मी, तो एम्प्लॉय भी उतना ही जो है वो केयरफुल हो सकता है। तो इसमें का पहली चीज कही गई है क्या, कि रीजनेबल केयर, मतलब कि इंसान जो है वो कम से कम अपना केयर करने के लिए एक प्रॉपर मेजर्स को ले, ठीक है। दूसरा क्या कहा गया है, कि सेफ्टी और हेल्थ रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करे, सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैंडर्ड्स जो है, ठीक है, स्टैंडर्ड्स हैं, वो सारी चीजों से वो कंप्लाई करे, ठीक है। अगर कहा गया है कि सेफ्टी इक्विपमेंट पहनिए तो पहनिए, अगर कहा गया है कि भाई आप इतने विसिनिटी में मत खड़े रहिए, आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो आप मत रहिए। अब जबरदस्ती आप एकदम जाएंगे एकदम हातिम बनने तो क्या होगा, ठीक है। तो सेफ एंड हेल्थ स्टैंडर्ड से, सेफ और जो हेल्थ स्टैंडर्ड्स हैं, सेफ्टी और हेल्थ, सॉरी सेफ नहीं, सेफ्टी और हेल्थ स्टैंडर्ड, उसको फॉलो करना है, ठीक है। अगर कुछ ऐसा अनसेफ प्रैक्टिस उसके सामने आता है, ऐसा लगता है कि भाई ये जो चीज करवा रहे हैं इससे हो सकता है कि हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचे, तो वो तुरंत सेफ्टी ऑफिसर, जो सेफ्टी ऑफिसर हैं हमारे, ठीक है, सेफ्टी ऑफिसर या कोई और ऑफिसर जो कि वहां पे अवेलेबल हैं, उनको वो रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड मैनर में रिपोर्ट कर सकते हैं, और रिटन में रिपोर्ट करे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बाद में अगर कोई भी इशू होता है तो वो रिटन ही काम आता है ना। लॉ सेज राइट एवरीथिंग, और मैं भी आपसे यही कहूंगी, राइट एवरीथिंग, जो भी पढ़ा रही हूँ वो लिखिए, जब लिखिएगा तो वो याद रहेगा, ठीक है।
तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है कि विलफुली मतलब मिसयूज या नेग्लेक्ट नहीं करेंगे अप्लायंसेस के यूजेज को, ठीक है, मिसयूज या नेग्लेक्ट नहीं करेंगे अप्लायंसेस के यूजेज को, ठीक है। तो इसकी भी बात कही जा रही है कि अप्लायंसेस के यूजेज को मिसयूज या नेग्लेक्ट नहीं करना है। जो भी हेल्थ स्टैंडर्ड दिए गए कि भाई मशीन को ऐसे नहीं ऐसे चलाना है, इतने स्पीड पे 1 के स्पीड पे चलाना है, तो आप चला रहे हैं 5 के स्पीड पे, क्यों भाई कि भाई थोड़ा सा आज कुछ तूफानी करते हैं तो तूफानी करने के चक्कर में तूफान हो जाता है ना। तो मिसयूज और नेग्लेक्ट नहीं करना है अप्लायंसेस के यूजेज को। और कोई भी ऐसा मतलब जो भी रीजनेबल कोई भी ऐसी चीज जिससे कि आपको खतरा हो सके, जैसे कपड़े मतलब जो यूनिफॉर्म है आपका, तो आप बढ़िया एकदम लहराते हुए चल रहे हैं, है ना, एकदम फ्लोई सिल्की सिल्की कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है। हो सकता है ऐसे कपड़े पहने जो कि फायर रेजिस्टेंट नहीं है, जबकि आपको कहा गया है कि भाई फायर रेजिस्टेंट कपड़े पहनिए, लेकिन आप भाई आज फैशन में चूर है, तो आप फैशन में चूर रहोगे तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है नुकसान। तो एक एम्प्लॉय में इतनी समझ होनी चाहिए जब वो कहीं पे भी किसी भी फैक्ट्री में किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, है ना। तो और इसके अलावा और भी कोई ड्यूटी है जो कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है, तो वो भी चीज आपको फॉलो करनी है, मतलब ड्यू डिलिजेंस लेना है। क्योंकि हर कुछ एम्प्लॉयर अगर 1000 लोग काम कर रहे हैं तो एम्प्लॉयर 1000 लोगों के साथ अपने 1000 रूपों में खड़ा नहीं रह सकता है कि भाई हाथ मत लगाओ, भाई कपड़े अच्छे से पहनो, भाई ऐसे नहीं करो ऐसे करो, ये चीज नहीं। मतलब अगर आपको ट्रेनिंग दे दी गई है, प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट्स दे दिए गए हैं, तो यू आर गुड इनफ, मतलब यू नहीं जो भी वर्कर है, ठीक है, तो वो जो भी है वो दे आर गुड इनफ कि वो अपनी चीजों का ध्यान जो है वो खुद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गई आपकी ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉय। चलिए अब आते हैं राइट्स ऑफ एम्प्लॉइज पे कि भाई क्या चीजें हैं राइट्स। ऐसा थोड़ी कि सिर्फ ड्यूटी करना है, राइट्स भी तो है कुछ। तो चलिए जानते हैं क्या है, कहा गया है, क्या कहा है, क्या राइट्स है। तो कहा जा रहा है कि हर एम्प्लॉय के पास ये राइट होता है कि वो हेल्थ और सेफ्टी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सीख कर सकता है। हेल्थ और सेफ्टी से रिलेटेड अगर उनको लगता है कि भाई ये जो पर्टिकुलर फैक्ट ये है, इसमें कुछ नुकसान है, तो वो जा करके एम्प्लॉयर से पूछ सकता है कि भाई ये सारी चीजें जो है इसका हमको डिटेल चाहिए, या फिर हमको अगर ट्रेनिंग नहीं दी गई है तो हमको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाए। ये सारी चीजें वो यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है सेफ्टी कमिटी की बात की गई है। देयर विल बी अ सेफ्टी कमिटी, ठीक है, देयर विल बी अ सेफ्टी कमिटी जो कि इस कोर्ट के अंदर बनाई जाएगी हर एस्टेब्लिशमेंट में जहां पे ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, और फिर इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर भी हैं वहां पे, ठीक है। और उसके बाद अगर उनको लगता है, जो एम्प्लॉय है उनको लगता है कि भाई कुछ भी ऐसा नुकसान हो रहा है, तो वो जा सकते हैं किसके पास, सेफ्टी कमिटी के पास। और सेफ्टी कमिटी के पास नहीं जा रहे हैं अगर, तो वो फिर जा सकते हैं, अगर वहां से भी बात नहीं सुनी जा रही है तो वो जा सकते हैं आपके इंस्पेक्टर साहब के पास, ठीक है। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर जो है, जो इंस्पेक्टर साहब हैं, उनके पास ये जा सकते हैं इन ऑर्डर टू सीक द प्रॉपर रेमेडी फॉर दैट पर्टिकुलर ग्रीवांस, ठीक है। चलिए अब जो भी इंस्पेक्टर साहब डिसाइड करेंगे बेटा डेंजर से रिलेटेड कि भाई, अब हो सकता है एम्प्लॉय कहेगा कि नहीं भाई तो खतरा है ही नहीं, और एम्प्लॉयर कह रहा है कि नहीं, मतलब एम्प्लॉयर कह रहा है कि खतरा है ही नहीं और एम्प्लॉय कह रहा है कि नहीं तो बहुत नुकसानदायक है। तो यहाँ पे डिसीजन जो है वो कौन लेगा, इंस्पेक्टर साहब लेंगे, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर साहब लेंगे, और ये डिसीजन जो है बेटा वो फाइनल होगा, ठीक है। इसके बाद फिर नहीं, अगर कह दिया इन्होंने कि नुकसान है तो है और नहीं है तो नहीं है, ठीक है, इसी बात यहाँ पे कही जा रही है, ठीक है। और ये भी मतलब इनके मतलब वो है ना, विद मोर पावर कम्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इनके पास भी अच्छा खासी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही कह देंगे कि भाई नहीं खतरा है, ठीक है, जहां पे भी थोड़ा सा भी रहेगा वहां पे ये कहेंगे। चलिए, तो ये मुझे लगता है आपको ये जो पॉइंट है ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं नेशनल एंड स्टेट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहले मैं लिख लूं, नेशनल एंड स्टेट ऑक्यूपेशनल। मीनवाइल आप बता नहीं रहे कि आपको सेशन लग कैसा रहा है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है बेटा तो हमें प्लीज बताइए, हमें कैसे पता चलेगा। वी आर नॉट इन एन ऑफलाइन क्लास ना, कि मतलब मैं आपके चेहरे देख के बता सकूं कि अगर आप बोर तो नहीं हो रहे हैं। तो आप जब तक आप हमें बताएंगे नहीं, हमें पता कैसे चलेगा। तो मतलब कोशिश करिए, थोड़ा सा अपना कीमती वक्त में से 30 सेकंड निकाल लीजिए हमारे लिए, और हमें बताइए कि आपको हमारा सेशन जो है वो कैसा लग रहा है, ठीक है। चलिए, सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड आते हैं। नेशनल एंड स्टेट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड। तो कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, कौन बनाएगा इसको, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बनाएगी। किसके लिए, काहे के लिए बनाएगी, तो एडवाइस करने के लिए, ठीक है। एक तो कंप्लायंसेस को फॉलो करवाने के लिए, और दूसरा एडवाइस करने के लिए। किन चीजों में एडवाइस करने के लिए, तो भाई एडवाइस करती है ये, किन चीजों में एडवाइस करती है, तो कहा जा रहा है कि स्टैंडर्ड रूल एंड रेगुलेशन, जो भी स्टैंडर्ड रूल रेगुलेशन जो फ्रेम करने जाने चाहिए इस एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग फ्रेम होने चाहिए, उनके बारे में ये बताएगी, ठीक है। उसके बाद इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है ये भी बताएगी कि भाई इसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कौन सी पॉलिसी और प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे मेंशन होने चाहिए, इसके बारे में भी ये बताएगी।
ठीक है। और भी कोई चीज जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बताती है, वो सारी चीजों में ये जो नेशनल एंड स्टेट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड है, ये यहाँ पे वर्क करेगी, ठीक है। सेंट्रल नेशनल होगी तो नेशनल पे वर्क करेगी, और स्टेट वाली जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करेगी, ठीक है। चलिए, अब और क्या कहा जा रहा है, और भी बहुत सारे मतलब स्टैंडर्ड्स हैं, सेफ्टी और हेल्थ स्टैंडर्ड्स हैं। तो जो ये कोड है, ये कुछ और सेफ्टी और हेल्थ स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करती है, चलिए जानते हैं। तो सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैंडर्ड्स मतलब कुल मिला के मोटा मोटी यही है कि किसी का मतलब किसी भी इंडस्ट्री में किसी को काम करने के कारण ना ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो व्यक्ति जो है ना मतलब प्रॉपरली ये नहीं कर पा रहा है, मतलब प्रॉपरली वो अपने चीजों को, अपने हेल्थ को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कुल मिला के यही है इसमें। तो कह रहा है कि सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैंडर्ड है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट समय समय पे पर्टिकुलर नेचर ऑफ इंडस्ट्री में ये चीज इंप्लीमेंट कर सकती है, ठीक है। जैसे क्या क्या कर सकती है, फैक्ट्री है, माइन है, बीडीएन सिगार इंडस्ट्री है, ठीक है, बिल्डिंग है, कंस्ट्रक्शन है। तो वहां पे कुछ कुछ चीजें हैं जिसका ध्यान रखने की जरूरत है। क्या है भाई, कि भाई कोई भी फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल हजार्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहली चीज तो ये है कि फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल हजार्ड नहीं होना चाहिए, पहली चीज तो ये ध्यान में रखना है। दूसरा क्या है कि अगर कोई हजार्ड है, ठीक है, अगर कोई हजार्ड है तो उसके क्या नॉर्म्स हैं, क्या मॉनिटरिंग मेजर्स हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा तो नहीं है कि मतलब कुछ इंडस्ट्री हैं जहां पे थोड़े बहुत हजार्ड हैं, पर उसके क्या मॉनिटरिंग मेजर्स हैं, मतलब उसको रोकने के लिए आपने क्या क्या मेथड अपनाए हैं, वो भी चीज यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद हजार्ड इवैल्यूएशन प्रोसीजर्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, मतलब हजार्ड इवैल्यूएट कर पा रहे हैं कि नहीं, कि मतलब ऐसा तो नहीं है कि अपने फायदे के चक्कर में बिल्कुल नुकसान की पराकाष्ठा को लांघे हुए हैं। तो ऐसा नहीं करना है, इस चीज को भी यहाँ पे ध्यान दिया गया है। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, ठीक है, प्रॉपरली मेडिकली एग्जामिन किया जा रहा है कि नहीं, मेडिकल एग्जामिनेशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, और भी कुछ जो कि सेकंड शेड्यूल में मेंशन्ड है, ठीक है। सेकंड शेड्यूल में और भी रूल्स रेगुलेशन मेंशन्ड है, वो सारी चीजें जो है सेफ्टी और हेल्थ स्टैंडर्ड्स उनको यहाँ पे फॉलो करना है, ठीक है। चलिए, तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, अब अगला टॉपिक हमारा है सेफ्टी कमिटी और सेफ्टी ऑफिसर। सेफ्टी ऑफिसर की अभी हमने बात की थी, अभी कुछ समय पहले वी हैव टॉक्ड अबाउट सेफ्टी ऑफिसर, कि भाई सेफ्टी ऑफिसर को आप जाकर के क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन मैंने ये तो बताया नहीं कि सेफ्टी ऑफिसर कहाँ बनेंगे, कैसे बनेंगे। तो चलिए अब बताते हैं कि सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी कमेटी जो है वो कैसे बनेगी। तो कहा जा रहा है कि एक सेफ्टी कमेटी बन सकती है जिसमें कि रिप्रेजेंटेटिव होंगे, मतलब जो लिख देती हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमारी जो है एक सेफ्टी कमेटी बनेगी, और इस सेफ्टी कमेटी में दोनों के मेंबर्स होंगे, मतलब दोनों ही होंगे, सिर्फ एम्प्लॉयर और सिर्फ एम्प्लॉय नहीं, बल्कि दोनों ही होंगे, यानी कि एम्प्लॉयर्स के भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे और वर्कर्स के भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स दोनों के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे होंगे। और कैसे एस्टेब्लिशमेंट में बनेगा बेटा ये, तो ये बनेगा ऐसी फैक्ट्रीज में, ऐसी फैक्ट्री में जहां पे 500 से ज्यादा वर्कर होंगे, 500 और मोर वर्कर्स होते हैं, ठीक है, वहां पे ये सेफ्टी कमेटी बनेगी। या फिर ऐसी फैक्ट्री जहां पे हजार्डस काम हो रहा है, ठीक है, ऐसी फैक्ट्री जो थोड़ा हजार्डस नेचर का है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी स्पेसिफाइड है शेड्यूल में, और उसके बाद वहां पे कितने मेंबर्स हैं, 250 और मोर, 250 या उससे ज्यादा वर्कर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा और कहा गया है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्क होता है जहां पे, वहां पे भी 250 और मोर अगर रहेंगे तो वहां पे भी सेफ्टी कमेटी बनेगी, क्योंकि दे आर मोर रिस्क प्रोन एरियाज, है ना, रिस्क प्रोन है, तो वहां पे जरूरी है इस चीज के बारे में। उसके बाद अगर माइन है तो माइन तो और ज्यादा रिस्की है, तो वहां पे कहा है कि 100 और मोर, 100 से ज्यादा, ठीक है। तो ये जो लिस्ट है कितने वर्कर्स, तो ये थोड़ा फैक्चुअल डेटा है, और यूपीएससी खासकर इस एग्जाम में थोड़ा फैक्चुअल भी पूछना पसंद करता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो कहा जा रहा है कि सेफ्टी ऑफिसर्स, ये जो सेफ्टी ऑफिसर्स है इनको कौन अपॉइंट करेगा, मतलब एक तो सेफ्टी कमेटी कहां बनेगी, इस ऐसे इंडस्ट्रीज में बनेगी, और सेफ्टी ऑफिसर को कौन अपॉइंट करेगा, तो दैट विल बी अपॉइंटेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, दैट डिपेंड करता है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को लगता है जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ये बन सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब जो एम्प्लॉयर है उनको हाइजीन मेंटेन करने की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। तो कहा जा रहा है कि भाई जो एम्प्लॉयर है उनको हाइजीन मेंटेन में क्या क्या चीजें देखनी पड़ेगी, तो ये भी चीजें हमने फैक्ट्रीज एक्ट में पढ़ा है, पर ये कंसोलिडेटेड फॉर्म में यहाँ पे भी मेंशन किया गया। देखो, हर एक्ट में, प्लांटेशन में भी आपको थोड़ा बहुत मिल जाएगा, फैक्ट्री में भी है, जो सिगार वर्कर्स जो है उनमें भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर में मिल जाएगा, माइंस एक्ट में मिल जाएगा, मतलब हर जगह आपको सेफ्टी मेजर्स मिल जाएंगे। और ये जो पर्टिकुलर कोड है ना, उसने क्या किया, ये सारे सेफ्टी मेजर्स को इसने क्या किया, कंसोलिडेट कर दिया, ठीक है। तो क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हैं, तो बेसिक वाले हैं जो हमने फैक्ट्रीज एक्ट में बहुत डिटेल में पढ़ा है। तो क्लीनलीनेस है, ठीक है, साफ सफाई होनी चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए प्रॉपर, है ना, एकदम बिल्कुल उमस, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हाई नहीं होनी चाहिए,
टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, ये नहीं कि बिल्कुल 50 डिग्री पे काम करा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या होना चाहिए, इन्वायरमेंट जो है वो थोड़ा पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए, यानी कि जो फ्री फ्रॉम डस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इन्वायरमेंट जो है वो फ्री फ्रॉम डस्ट होना चाहिए। उसके बाद ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल होना चाहिए, मतलब जो पीने का पानी है वो प्रॉपरली अवेलेबल हो, ठीक है। लाइटिंग प्रॉपरली होनी चाहिए, ये नहीं कि बिल्कुल अंधेर नगरी और बाकी आपको पता ही है, तो वो चीज वैसी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फिर जो सैनिटरी कंडीशंस हैं, ठीक है, जैसे कि वॉशरूम्स वगैरह है, मेल के लिए, फीमेल के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए। मतलब यहाँ पे देखो, जो पिछला था उसमें मेल और फीमेल का दिया था, ट्रांसजेंडर का स्पेसिफाइड नहीं था, पर यहाँ पे कहा गया है कि मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों के लिए अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर के लिए अलग अलग चीजें वहां पे अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, और भी कुछ अगर लगे कि जो कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बता रही है तो वो भी चीजें वहां पे मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ वेलफेयर फैसिलिटीज हैं। क्या वेलफेयर फैसिलिटीज हैं, तो वेलफेयर फैसिलिटीज है बेटा। क्या क्या है वेलफेयर फैसिलिटीज, तो कहा जा रहा है कि वॉशिंग फैसिलिटीज होनी चाहिए। ये सब हमने फैक्ट्री एक्ट में पढ़ा है, जिन्होंने पढ़ा है ना फैक्ट्री एक्ट, उनको ये बिल्कुल हलवा लग रहा होगा। तो वॉशिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि बाथिंग, अगर मतलब ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जहां पे क्या है कि आप मिट्टी है, धूल मिट्टी है, तो बाथिंग फैसिलिटीज होनी चाहिए, लॉकर्स प्रॉपर होने चाहिए, और ये भी मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर के लिए अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा क्या होने चाहिए कि जो आपका प्लेस है जहां पे आप, जैसे कि आप ऑफिस के कपड़े पहन रहे हो, तो जो कपड़े आप पहन कर गए हो उसको रखने के लिए प्रॉपर लॉकर होना चाहिए, प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट होनी चाहिए, है ना, ताकि लोग जो है वो बैठ के खाना वाना खा सके। ये नहीं कि दिन भर काम कर रहे हैं और बैठने की भी जगह नहीं है, तो प्रॉपर सिटिंग फैसिलिटीज होनी चाहिए। देन प्रॉपर कैंटीन फैसिलिटी होना चाहिए, ठीक है। और कैंटीन फैसिलिटी कहाँ हो सकता है, जहां पे 100 या 100 से ज्यादा वर्कर हो, ठीक है, 100 या 100 से ज्यादा वर्कर हो, वहां पे कैंटीन फैसिलिटी होना चाहिए। और इसमें कॉन्ट्रैक्ट वर्कर भी इंक्लूडेड है बेटा, पहले नहीं था ऐसा, ठीक है। तो इंक्लूडेड है कौन, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर भी यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। तो अगर 100 से ज्यादा है, अगर माइन है तो वहां पे मेडिकल एग्जामिनेशन प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन प्रॉपर होना चाहिए। फर्स्ट एड किट जो है वो फर्स्ट एड किट हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, और लोगों के एक्सेस में होना चाहिए। और भी कुछ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है वेलफेयर मेजर्स हो, तो वो सारी चीजें भी यहाँ पे अवेलेबल कराने की जिम्मेदारी जो है वो आपकी जो एम्प्लॉयर है उनकी है, ठीक है। अब आगे, मतलब आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे अगले सेशन में वी विल स्टडी मोर सच प्रोविजंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद हम फिर कुछ ऐसे टर्म्स हैं जैसे रनिंग टाइम है, सब्सिडरी वर्क है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, वर्किंग आवर्स, ठीक है, नोटिस पीरियड, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, रिकॉर्ड रजिस्टर वगैरह पहले भी हमने पढ़ा है। मैं फिर से कहूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने पहले नहीं पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है, पर थोड़ा सा उसमें कुछ कुछ चेंजेस हैं, तो दोबारा से पढ़ना जरूरी है, ठीक है। बट आई विल ट्राई कि जो सिर्फ ये वीडियो देख रहे हैं वो भी, उनको भी अच्छे से समझ में आ सके। बट फिर भी कोशिश तो मैं कहूंगी तो मैं यही कि आप पहले भी देख लीजिए। लेकिन मुझे पता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं मेरे इतना समझाने के बाद भी। पर क्या है ना कि कभी कभी दूसरों के एक्सपीरियंस से हम सीख नहीं पाते हैं। मतलब ऐसा होता है कि जब तक हम खुद ठोकर नहीं खाएंगे तब तक हम कहाँ से सीखेंगे। तो जो जो भी लोग हैं, मतलब आप लोग बहुत सारे ऐसे नहीं हैं, पर जो भी ऐसा सोच रहे हैं, तो बेटा सोचते रहिए, हो सकता है कि ये एग्जाम नहीं अगला एग्जाम आपके नसीब में हो, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई नहीं, ये वाला एग्जाम ही हमें क्रैक करना है और जो सपना हमने सालों से देखा है उसको पूरा करना है, तो जाहिर सी बात है कि आपको मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ेगी। आप शॉर्टकट ढूंढोगे तो शॉर्टकट से जो है बड़े बड़े मंजिल नहीं मिलते बेटा। शॉर्टकट से आप क्या है कि छोटे मोटा जो चीजें हैं वो हासिल कर सकते हो, जो बड़ी चीजें हैं जहां पे कंपटीशन इतना हाई है वो चीज तो आप भूल ही जाइए, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहूंगी कि जो बच्चे जो है वो शॉर्टकट सोच रहे हैं कि एक आध घंटे में कंप्लीट कर ले, नहीं बेटा, जो फैक्ट्रीज एक्ट वगैरह है बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत डिटेल्ड है। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको कह रही हूँ, मैंने उसको खत्म भी कराया है, हम लोग साथ में बैठकर नोट्स बनाए हैं, है ना, वीडियो में मैंने आपके साथ बैठ के नोट बनाया। तो जब मैं इतनी मेहनत कर रही हूं तो फिर आप क्यों चूक रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहिए और जल्दी से जल्दी 2-3 सेशन में हम ये भी कोड खत्म करेंगे, फिर आपका बचेगा कोड ऑन वेजेस, और फिर उसके बाद आपका लेबर लॉ लगभग खत्म हो जाएगा। 1-2 टॉपिक जो बचेंगे तो वो हम मिसलेनियसली कर सकते हैं, और फिर हम एक अगले सब्जेक्ट पे जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि इस वीक के एंड तक हम अगले सब्जेक्ट पे स्विच कर जाएं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। वादा किया है आपसे कि अंतिम, जब तक आपका एग्जाम डेट नहीं होगा तब तक आपके साथ रहेंगे, और उस वादे को हम पूरा निभाएंगे, लेकिन बशर्ते आपको भी अपना प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा, ईमानदारी का प्रॉमिस। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन बाय बाय।